बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार इस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमारा मौजू है पत्थर का ज़माना, स्टोन एज। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। इसके तहत हम पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना समझने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इब्तिदाई इंसान ने ज़रूरत के मुताबिक जो हथियार बनाए उन हथियारों की शक्लें और किस्में कौन सी थीं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ पेशों से जुड़े अफराद अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात और औजार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल का इंतखाब किस तरह किया जाए। तो वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को हस्ब ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है। अब देखें, पहली बार जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होते कि वो चीज़ हमारे क्या क्या काम आ सकती है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इंसान ने जब हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह का बार बार इस्तेमाल किया तो मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर इंसान के जहन में ये बात आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे मुख्तलिफ कामों में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। और ये बात भी वो समझ गया कि इन चीज़ों को हस्ब ज़रूरत, हस्ब ख्वाहिश मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है।
गुज़िश्ता सबक में हमने देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार उन बाक़ियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसने ही बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? इसका जवाब नहीं में देना होगा, क्योंकि वो दूसरी चीजों से भी हथियार बनाता था। इसके बावजूद इंसान ने लाखों बरस पहले जो हथियार बनाए थे, उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार शाज़ ही मिले हैं, यानी बहुत ही कम। बरसा बरस मिट्टी में दबे रहने की वजह से हड्डियों की मुकम्मल टूट फूट हो जाती है। लाठियां और टहनियां खत्म हो जाने वाली चीजें होने की वजह से उनसे बनाए हुए उस जमाने के हथियार उमूमन हाथ नहीं आए। यही वजह है कि लाखों बरस पहले इंसान ने जो हथियार बनाए थे, उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। इब्तिदाई इंसान के पत्थर और हड्डी से बनाए गए हथियार कुछ इस किस्म के हुआ करते थे। गोल पत्थर का तोड़ने वाला हथियार, छेनी जिसे स्क्रैपर कहा जाता है, तीसरा गोल पत्थर का बड़ा हथौड़ा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर पत्थर की परतों को तोड़ने वाला हथियार, हड्डी की बड़ी सुई, ये देखें, ये बड़ी सी सुई जो है ये हड्डी से बनाई हुई, और आखिर में सींग के बने हुए कुदाल। कुदाल जो खोदने के काम आते हैं, तो सींग की कुदाल खोदने वाला हथियार हुआ करता था। तो ये हैं पत्थर और हड्डी से बनाए गए हथियार जो इब्तिदाई इंसान ने तैयार किए। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में जानने के बाद अब हम जानेंगे पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। तो जिस दौर में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, उस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार हमें मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। हमने देखा कि पत्थर के ये हथियार मुख्तलिफ शक्ल और किस्मों के हुआ करते थे। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो 3 हिस्से हैं: पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। तो हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका किसे कहते हैं? एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका कहते हैं। ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके में
इस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकाली जाती थीं ताकि उसे शार्प और नुकीला बनाया जा सके। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक कर दूसरे पत्थर की परतें निकाली जा रही हैं और फिर इस पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता था। ये इंसान के बनाए हुए इब्तिदाई हथियार थे। अब पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों किया इंसान ने? तो याद कीजिए, पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि वसाइल के इंतखाब की बुनियाद 4 बातों पर होती है। उनमें सबसे पहली बात वसाइल की दस्तयाबी। उस वक्त इंसान के पास हथौड़ी और दीगर औजार और हथियार तो नहीं थे। उसे अपने माहौल में पत्थर दस्तयाब था, लिहाजा मुशाहिदे, तजुर्बे और कुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर ये बात इंसान के जहन में आ गई कि पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। पत्थर के अलावा इंसान ने उस वक्त लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ वगैरह का भी इस्तेमाल किया। सबक में हम आगे देखेंगे इन चीज़ों के मुतालिक भी। तो इस तरह पत्थर का इस्तेमाल शुरू हुआ और उस पत्थर को तराशने के लिए, शार्प करने के लिए, अपने इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए इंसान ने ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका इस्तेमाल किया। यहाँ तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे पत्थर पर ज़र्ब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पत्थर की परतें निकलती हैं। फ्लेक्स आप देख रहे हैं, ये पत्थर की परतें हैं। तो इस तरह ये जो इब्तिदाई हथियार इंसान ने बनाए। पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे। आप देख सकते हैं बेडोल हैं, भद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके से इंसान ने उस वक्त जो हथियार बनाए वो भद्दे और बेडोल थे। इन हथियारों में सिर्फ एक समत में थोड़ी सी धार होती थी। आप देख सकते हैं कि ये हथियार भद्दे और बेडोल तो हैं ही, और इनके सिर्फ एक समत में ही थोड़ी सी धार दिखाई दे रही है। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। आज जिस तरह हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ अशिया तोड़ने के लिए। इसलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। इसीलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार इसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान यानी होमो हैबिलिस शिकार करने की तकनीक से पूरी तरह वाकिफ न था। ये बात उनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे, जिन्हें अंग्रेजी में हम फ्लेक्स कहते हैं। तो ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके को इस्तेमाल करके एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की
परतें निकाली जाती थीं। ये जो परतें थीं उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के जो धारदार छिलके निकलते थे वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरचकर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीजों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी पत्थर का इस्तेमाल तो हथियार के तौर पर करते ही थे, पत्थर से हथियार बनाते वक्त पत्थर के जो धारदार छिलके निकलते थे उन छिलकों का भी इस्तेमाल किया जाता था। चमड़े में से गोश्त को खुरचकर निकालने में, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने के लिए, और ये तस्वीर में आप देख रहे हैं असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए। सीधी पुश्त वाले इंसान यानी होमो इरेक्टस ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज्यादा मुतनासिब थे। ये है दस्ती कुल्हाड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि लाठी, टहनी या हड्डी के एक सिरे पर तराशे हुए पत्थर को बांधकर ये दस्ती कुल्हाड़ी बनाई गई, और ये हमें हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा मुतनासिब नज़र आ रही है। तो हुनरमंद इंसान के जो हथियार थे वो इब्तदाई हथियार थे, भद्दे और बेडोल थे, मगर हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में सीधी पुश्त वाले इंसान के बनाए हुए हथियारों में ये दस्ती कुल्हाड़ी ज़्यादा मुतनासिब थी। फर्शी यानी फैले हुए फल का बसोला या तेशा, अंग्रेजी में इसे क्लीवर कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है फर्शी, सीधी पुश्त वाले इंसान के बनाए हुए हथियार। और मौजूदा दौर में ये देख रहे हैं आप, ये है धात का बना हुआ क्लीवर जो चॉपिंग के काम आता है। तो ये मौजूदा दौर की फर्शी या क्लेवर जिसे हम कहते हैं वो आज इस तरह का इस्तेमाल होता है बावर्ची खाने में, और ये सीधी पुश्त वाले इंसान की बनाई हुई फर्शी। तो देखा आपने, इर्तिका की इस मंजिल पर इंसान हथियार बनाने से पहले अब गौर फिक्र करके उसका खाका बनाने लगा था, और फिर उस खाके को अमली शक्ल दी जाती थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले जहन में उसका खाका बनाया जाता है, प्लान किया जाता है, और उसके बाद उस प्लान को, उस खाके को अमली शक्ल दी जाती है। तो सीधी पुश्त वाला इंसान पहले सोच लेता था कि उसे जो हथियार बनाना है उसकी शक्ल क्या होगी। पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए सीधी पुश्त वाले इंसान ने बारहसिंगा के सींग जैसी चीज़ों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। ये बारहसिंगा और उसके सींग आप देख सकते हैं। दूसरे जानवरों के सींगों से बारहसिंगा के सींग मुख्तलिफ होते हैं। सीधी पुश्त वाले इंसान ने पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए इस तरह बारहसिंगा के सींग जैसी चीजों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। इन टुकड़ों को मजीद बारीक करके ज्यादा पतली धार की खुरचनी और तेशा बनाया। गरज
وہ اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ اصلاح شدہ ہتھیاروں کی وجہ سے سیدھی پشت والے انسان کی غذا کے تنوع میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ اب اس کے لیے چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ سیدھی پشت والا انسان جن جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ہرن، خرگوش، جنگلی بھینسا جیسے جانور شامل تھے۔ تو ہومو ہیبلس یعنی ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے پتھر کے ہتھیار کے مقابلے میں ہومو ایریکٹس یعنی سیدھی پشت والے انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار زیادہ سڈول اور متناسب تھے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتھر کا ہتھوڑا، ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالی جاتی تھیں۔ اسے ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں صرف ایک سمت میں تھوڑی سی دھار ہوتی تھی۔ ان ہتھیاروں کو توڑنے والے ہتھیار کہتے ہیں۔ ان کا استعمال صرف سخت خول والے پھل اور ہڈیاں توڑنے کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ ایسے ہتھیار بناتے وقت پتھر کے دھاردار چھلکے نکلتے تھے۔ وہ ان چھلکوں کو چمڑے میں لگے گوشت کو کھرچ کر نکالنے، گوشت یا دیگر کھانے کی چیزوں کے ٹکڑے کرنے، عصا یا لاٹھی چھیلنے وغیرہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سیدھی پشت والے انسان نے جو ہتھیار بنائے ان میں دستی کلہاڑی اور فرشی زیادہ متناسب تھے۔ سیدھی پشت والے انسان نے پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے 12 سنگھا کی سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ اب بات کرتے ہیں نیانڈرتھل انسان یعنی طاقتور انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کی۔ طاقتور انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں مزید ترقی کی۔ وہ چھوٹی جسامت کے ہتھیار بنانے لگا۔ نیانڈرتھل انسان کے بعد ہومو سیپینز یعنی عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں انقلابی تبدیلی لائی۔ اس نے پتھروں سے لمبی اور پتلی پرت نکالنے کے ہتھیار بنانے میں پیش رفت کی۔ اس لمبی پرت سے اس نے چاقو، تیشا، بڑی سوئیاں اور چھینی جیسے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے۔ اس مقصد کے لیے وہ پتھر کا چھوٹا سا پھل ہڈی یا لکڑی کے کھانچے میں بٹھا دیتا تھا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پتھر کا چھوٹا سا پھل ہڈی یا لکڑی کے کھانچے میں بٹھا دیا گیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ ہتھیار اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے وہ چکماک پتھر کی قسم کے کمیاب پتھر، ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگا تھا۔ چکماک پتھر کے متعلق ہم پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ آگ جلانے کے لیے بھی انسان نے چکماک پتھر کا استعمال کیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ہومو سیپینز نے ہتھیار اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے چکماک پتھر کی قسم کے کمیاب پتھر اور ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کیا۔
عقل مند انسان نے ہتھیار بنانے کی تکنیک، ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کی۔ پہلے وہ شکار کیا کرتا تھا، پھل وغیرہ جمع کیا کرتا تھا، غذا کی تلاش میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا پڑتا تھا، مگر عقل مند انسان اب ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کر چکا تھا۔ زراعت کرنا اس نے سیکھ لیا تھا، ماہی گیری کی شروعات ہو چکی تھی۔ زراعت کرنے کا جب ہنر سیکھا عقل مند انسان نے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ بدوشی کی زندگی اب ختم ہوئی۔ کھیتی باڑی کی وجہ سے ایک جگہ ٹک کر رہنا اب ممکن ہوا۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ اب ایک ہی جگہ جب وہ رہنے لگا تو اس نے اپنے رہنے کے لیے کیا چیز تیار کی ہوگی، کیا بنایا ہوگا؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، عقل مند انسان کے گروہ جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی انسان کی زندگی میں۔ ان سب تبدیلیوں کے متعلق تفصیل سے ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ عقل مند انسان بعض اجتماعی تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ عقل مند انسان نے کاشتکاری کرنا سیکھا، اس لیے ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ عقل مند انسان کے گروہ جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ اب وہ مل جل کر اجتماعی طور پر تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا۔ غاروں میں بنائی ہوئی تصاویر ہومو سیپینز کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا جو وہ منایا کرتے تھے۔ عقل مند انسان زیورات استعمال کرنے لگا تھا۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زیورات کس قسم کے ہوتے تھے اور انہیں بنانے میں کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ عقل مند انسان کی غور و فکر کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا اور اسے ترقی پذیر عقل والا انسان کا نام دیا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز کہا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور تفہیمی صلاحیت مسلسل بڑھتی گئی۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ ان سب کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں کریں گے۔ بھارت میں پتھر کے قدیم زمانے کے ہتھیاروں کے باقیات کشمیر سے تمل ناڈو تک مختلف مقامات پر دستیاب ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے انسان کے باقیات بھارت میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔
मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के करीब नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामी गांव है। इस गांव के करीब एक खोपड़ी और कंधे की हड्डी के बाकियात मिले हैं। ये बाकियात पत्थर के कदीम ज़माने की एक औरत के हैं। इसके अलावा पुदुचेरी, जिसे पौंडीचेरी भी कहा जाता है, के करीब वाक़े गांव के इतराफ में पत्थर के ज़माने के एक बच्चे की खोपड़ी मिली। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका में भी पत्थर के कदीम ज़माने के इंसान के बाकियात मिले हैं। महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम ज़माने के मकामात में नासिक के करीब गंगापुर और नेवासा के करीब चिरकी नेवासा के मकामात मशहूर हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।